नमस्कार साथियों, जारी रखते अपन सफर को जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में प्रेगनेंसी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस के रिगार्डिंग। जहां प्रीवियस लेक्चर में आपको वेट गेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आने वाले चेंजेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब उसी पोर्शन में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां देखेंगे और क्या रिमेनिंग सिस्टमैटिकली चेंजेस और हमारे सामने आने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंसी रखते हैं अपनी एमसीक्यू बनाने में। सबसे पहले यहां पर आज के लेक्चर की शुरुआत में सीवीएस से ही रिलेटेड 2-4 इंफॉर्मेशन आपको और दी जाएगी। जैसा मैंने वादा भी किया था कि सीवीएस अपने आप में बहुत वेटेज रखता है, आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी उसे देखा, तो आज के लेक्चर में भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम अपन सीवीएस के अंदर ही 2-4 और पॉइंट्स को ऐड करने में लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन फर्दर सिस्टम में चेंजेस देखेंगे। अभी तक आपने जो सीवीएस में चेंजेस देखे वहां शामिल थे हाइपरवॉलेमिया की कंडीशन और उसका रेशनल, जनरल एनाटॉमी वाले चेंजेस जहां पे आउटपुट बढ़ना, साइज बढ़ना, सबसे बड़ा चेंजेस फिजियोलॉजिकल एनीमिया, उसका डिस्क्रिप्शन, सर्कुलेशन से अराइज होने वाले सिचुएशंस, राइट साइड में कंप्रेशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, तो सभी सिचुएशन से अब इस लेक्चर में अपन आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग कंडीशन में हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आइए देखिए। तो बात कर लेते हैं सीवीएस के रिमेनिंग चेंजेस की। तो रिमेनिंग चेंजेस में सबसे पहले जो टर्म हमारे पास आने वाली है, नाम सुनना, इजीली बॉडी में लॉकेट हो जाएगी, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। नाम है फीमोरल वेन प्रेशर। जिस प्रकार प्रेशर वाली बात कर रहे हैं वो प्रेशर वेसल्स के अंदर बता रहे हैं, फीमोरल वेन प्रेशर, शॉर्ट में लिखते हैं उसको FVP, बोर्ड पे मेंशन करता हूं मैं। हमारे पास आज की शुरुआत इसके साथ मेंशन किया बोर्ड पे FVP, फीमोरल वेन प्रेशर। अब आप मुझे पहले बताइए एनाटॉमी के हिसाब से फीमोरल वेन हमारी बॉडी में कहां पर है। तो फीमोरल वेन की लोकेशन बॉडी में ग्रोइन एरिया में होती है, हमारे थाइज वाले एरिया के पास होती है, जेनाइटेलिया वाले एरिया के पास होती है। अब सामने वाली कंडीशन ये बोल रही है कि जेनाइटेलिया के पास वाला एक ऐसा एरिया और वहां पर पाए जाने वाली वेन का प्रेशर। तो बड़ा लाइटली सुनेंगे, प्रेशर तभी बढ़ेगा जब किसी पे दबाव डाला जाता है। यदि आपके ऊपर किसी कंपटीशन एग्जाम का दबाव डाला जाए तो आपके पे ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा, और यदि ऐसा कोई दबाव नहीं हो तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो 100% प्रेशर डिपेंड करता है कंप्रेशन पे, कितना कंप्रेशन हो रहा है। अब कंप्रेशन और प्रेशर बड़ी सिमिलर चीज हो गई। जितना ज्यादा कंप्रेशन उतना ज्यादा प्रेशर, जितना कम कंप्रेशन उतना कम प्रेशर। बात कर रहा हूं मैं प्रेगनेंसी वाली स्ट्रक्चर्स को लेकर के। जैसा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रक्चर राइट साइड में पड़ती है, पाई जाती है, तो कंप्रेशन भी कहां पड़ेगा? राइट साइड में। अब यहां इस कंप्रेशन में, इस प्रेशर में चीज ऐड करता हूं, वीनस रिटर्न। फीमोरल वेन प्रेशर का रिलेशन यहां मुझे जिसके साथ एस्टैब्लिश करना है वो वीनस रिटर्न है। तो सेकंड कैंडिडेट को भी मैं ले आता हूं जिसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है अपने को, वो मेंशन करा यहां पे वीनस रिटर्न। और अब आप देखेंगे इन दोनों में कैसा होता है रिलेशन। तो बात करें प्रेगनेंसी पर्टिकुलर की और नॉर्मल कंडीशन में, तो वहां पर नोट करेंगे कि प्रेगनेंसी में वीनस रिटर्न जितना आना चाहिए था उतना नहीं आता है, क्योंकि वीनस रिटर्न का मतलब मैंने बताया था नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी से सर्कुलेशन का रिटर्न होना। लेकिन प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में ये बड़े सारी यूट्राइन वाली टंकी, एब्डोमेन की टंकी वीनस रिटर्न को आने में रुकावट पैदा करती है, जिससे कंपैरेटिवली वीनस रिटर्न कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम होने का मतलब आपका वीनस ब्लड, आपका रिटर्न होने वाला ब्लड नीचे ही पड़ा है, नीचे ही जमा है,
और यदि वो नीचे ही जम गया तो वहां पे प्रेशर ज्यादा फील होगा। नॉर्मली एक इंसान को प्रेशर कब फील होता है? जब अंदर जम जाता है। यदि वीनस रिटर्न सही आ रहा होता, किसी प्रकार का रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, तो हमें प्रेशर भी नहीं होता। तो बड़ी सिंपल सी लाइन है, यदि रुकावट होगी रास्ते में तो हटाने में लगाना पड़ेगा प्रेशर, और नहीं होगी रुकावट रास्ते में तो नहीं लगाना पड़ेगा प्रेशर। तो फिमोरल वेन पे प्रेशर रहेगा या नहीं डिपेंड करेगा वीनस रिटर्न पे। यदि वीनस रिटर्न अच्छा आएगा तो प्रेशर नहीं होगा, और वीनस रिटर्न कम आएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब बात कर ले प्रेगनेंसी में क्या होता है। तो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में सीवीएस के चेंजेस में कि कंपैरेटिवली प्रेगनेंसी में वीनस रिटर्न होता है कम, इसीलिए पैरों में होती है सूजन, होता है पैर भारी। यदि है रिटर्न कम क्योंकि रुकावटें हैं ज्यादा, तो आपका फिमोरल वेन प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। तो ये रिलेशन आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि प्रेगनेंसी रिलेटेड सीवीएस चेंजेस में फिमोरल वेन प्रेशर पे क्या होता है, तो जवाब देना कि फिमोरल वेन प्रेशर वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है, और क्योंकि वीनस रिटर्न प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली कम आता है इसीलिए फिमोरल वेन प्रेशर ज्यादा होता है। एक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, यहां पे एक जनरल सी लाइन है जो राजेश सर आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। एक रिलेशन होता है जो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। क्या रिलेशन है? वो सामने ये रिलेशन मेंशन किया, हीमोडाइल्यूशन जैसा कि प्रेगनेंसी में होता है इज इक्वल टू ESR। ये एक जनरल रिलेशन है जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सीवीएस में दिया जाएगा। लाइन क्या कहना चाहती है सिर्फ मीनिंग अंडरस्टैंड करें। जैसा कि अपन जानते हैं प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यह कहा गया है जब भी किसी भी इंडिविजुअल के शरीर में हीमोडाइल्यूशन होगा तो उसका ESR काउंट भी एकदम प्रोपोर्शनेट है, मतलब वो भी बढ़ेगा। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि हीमोडाइल्यूशन ज्यादा होता है तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ESR काउंट भी ज्यादा होता है। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो 1-1 लाइनर स्टेटमेंट में आपके सामने कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू के ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं कि प्रेगनेंसी में ESR काउंट कैसा होगा, सेम रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन याद करना कि ESR डिपेंड अपॉन हीमोडाइल्यूशन, और क्योंकि हीमोडाइल्यूशन है ज्यादा तो ESR भी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मैं प्रोटीन की। हमारे न्यूट्रिशन में डाइट का एक मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग होती है। प्रेगनेंसी में मदर को डाइट इंप्रूव करनी होती है, प्रोटीन भी इंप्रूव करते हैं। तो एक 9 मंथ की कंप्लीट प्रेगनेंसी में बताया जाता है टोटल बॉडी प्रोटीन बढ़ जाता है। टोटल बॉडी प्रोटीन बढ़ता है और लगभग वो बढ़ा हुआ प्रोटीन मदर के शरीर में 3.5 किलो वजन एक्स्ट्रा कर देता है। नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में 3.5 किलो प्रोटीन एक्स्ट्रा होता है। बात करें प्रोटीन की तो हमारे पूरे शरीर में प्रोटीन 2 जगह होता है, एक तो ब्लड में जिसे कह देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और दूसरा पूरे शरीर में जिसे बोलते हैं बॉडी प्रोटीन। तो पहली लाइन ये रिलेशन सामने आने ही वाला है कि प्रेगनेंसी में टोटल बॉडी प्रोटीन बढ़ जाता है, और लगभग वो कितना बढ़ जाता है 3.5 kg। यहां रेशनल और रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि इस बढ़े हुए प्रोटीन ने सीवीएस में क्या चेंज किया। तो उसके लिए तैयार हो जाइए दिमाग के सर ढक्कन खोल करके कि यहां जो ये बॉडी प्रोटीन बढ़ गया 3.5 किलो, तो हमें यह पता होना चाहिए जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से ही बने होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोटीन की मात्रा हो गई ज्यादा तो ब्लड के अंदर कोएग्युलेबिलिटी वाली चीज भी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो गई ज्यादा। तो ब्लड कैसा हो जाता है, कोएग्युलेबिलिटी बढ़ने से टर्म आती है हाइपर कोएग्युलेबिलिटी। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन से क्लॉटिंग फैक्टर बनता है,
तो कोएगुलेबिलिटी ज्यादा हो गई तो टर्म आएगी प्रेगनेंसी इज ए कंडीशन ऑफ हाइपर कोएगुलेबिलिटी। प्रेग्नेंट फीमेल के साथ हाइपर टर्म जुड़ी होती है कई बार। प्रीवियस लेक्चर में टर्म आई थी हाइपर वॉलेमिया, आज आ गई हाइपर कोएगुलेबिलिटी। तो इस एक्स्ट्रा प्रोटीन ने मैटरनल ब्लड को क्या बना दिया, हाइपर कोएगुबल, तो बोल दिया हाइपर कोएगुलेबिलिटी। और अब यहां पे विद अटेंशन एंड फुल कंसंट्रेशन सुनना एक धमाकेदार लाइन। प्रेग्नेंट फीमेल की ब्लड की क्वालिटी है कि वो हाइपर कोएगुबल नेचर का हो गया, क्लॉट बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई। जो भी यहां पर सब कुछ होता है सोच समझ के होता है। और वो क्या, ये हाइपर कोएगुलेबिलिटी हमें फायदा पहुंचाएगी जब लेबर की थर्ड स्टेज में प्लासेंटा सेपरेट होने से ब्लीडिंग होगी, उसे कंट्रोल करने में। आज यहां यूनिट 3 में मैं आपको एंटीनेटल में फिजियोलॉजिकल चेंज पढ़ा रहा हूं। एक दिन आएगा जब लेबर के अंदर थर्ड स्टेज में प्लासेंटा सेपरेशन पढ़ाऊंगा। उस प्लासेंटा सेपरेशन में टर्म यूज लूंगा कि क्योंकि एक प्रेग्नेंट फीमेल का ब्लड था हाइपर कोएगुबल, इसीलिए थर्ड स्टेज में प्लासेंटा सेपरेट होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। और ये फायदेमंद बात है। यदि हमारे शरीर से बहने वाला ब्लड रुक जाए, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, तो मदर शॉक वाली कंडीशन में जाने से पहले बच सकती है। और क्योंकि ये चीज शरीर में नेचुरल पाई जाती है तो इसे बोलते हैं नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लीडिंग कंट्रोल। नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर प्लासेंटा सेपरेशन। ये तो नेचुरल है। नेचुरल पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि लेबर में नाम लूंगा वहां पे मिथार्जिन का, लेकिन वो मिथार्जिन शरीर में नहीं बनेगा, दुकान पे पैसे खर्च करके लाना पड़ेगा, तो वो बाहर से आएगा आर्टिफिशियल। थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए मिथार्जिन यूज लेते हैं, पर वो बाहर से देते हैं आर्टिफिशियल। लेकिन हमारे भगवान ने हमारे शरीर में ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि आप नेचुरली भी ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाइपर कोएगुबल नेचर ऑफ प्रेगनेंसी हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग आफ्टर प्लासेंटा सेपरेशन। तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी का फायदा क्या हुआ, इट विल कंट्रोल ब्लीडिंग। एक बात, लास्ट लाइन सीवियस चेंजेस के लिए, रिमेनिंग चेंजेस में वो क्या है, यहां पर आपने देखा टोटल बॉडी प्रोटीन बढ़ गया, मजा आया, 3.5 किलो ताकत ज्यादा बढ़ गई, फिर मजा आया। लेकिन यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा मैंने कहा प्रोटीन बॉडी में भी है और इसके अलावा ब्लड में भी है। ब्लड वाले प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में वही हमारे 2 सिकंदर हैं जो बड़े फेमस हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन से। प्रोटीन बढ़ा, प्लाज्मा प्रोटीन भी बढ़ा, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन की फूटी किस्मत यह है कि उसे प्लाज्मा में रहना है। इस प्रोटीन के आगे प्लाज्मा लगा हुआ है। यदि यह प्रोटीन बॉडी में होता तो अच्छी बात थी, पर इसके आगे प्लाज्मा लगा हुआ है। उसका मतलब क्या, यदि प्लाज्मा लगा हुआ है तो प्रेगनेंसी में प्लाज्मा का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि कंपैरिजन में हीमोडाइल्यूशन के कारण इस प्रोटीन की वैल्यू कम हो जाती है। डाउट और कंफ्यूजन नहीं रखना है। बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है, ब्लड में भी ज्यादा है, पर प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम है। तो कंसंट्रेशन वाइज प्लाज्मा प्रोटीन कैसे हो गए, उनकी कंसंट्रेशन हो गई कम। ये वही विज्ञान है जो पिछले लेक्चर में सिखाई थी मैंने कि हीमोग्लोबिन कम होता है या आरबीसी कम होती है या प्लाज्मा कम होता है। जवाब था साहब कोई कम नहीं होता, पर कंपैरिजन पे आ जाते हैं तो कंपैरिजन में कमी दिखाई देती है। और क्योंकि ये वाला प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है तो प्रेगनेंसी में सर्वाधिक प्लाज्मा बढ़ता है, तो प्लाज्मा के कंपैरिजन में प्लाज्मा वाले प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। चलिए इस प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन है, इन दोनों में मेजर की बात करें तो आपको इतना जनरल नॉलेज है कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन किसे बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन है कम, तो हमारे इस भैया की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और इतिहास गवाह है जब भी हुई है एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम, बॉडी के अंदर ब्लड में मिलने वाला
ऑनकोटिक प्रेशर भी हो गया है कम, और जब भी ऐसा होता है तो इंडिविजुअल डेवलप कर लेता है एडिमा। ये एक रिलेशन है, इंटर रिलेशन, जो बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू कई बार अलग अलग सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि हमारे ब्लड में मिलने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन में दो नाम है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, क्योंकि टोटल कंसंट्रेशन कम तो एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन कम। एल्ब्यूमिन रेस्पॉन्सिबल है ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, वो खुद कम हो गया तो ऑनकोटिक प्रेशर भी कम, और ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है तो फ्लूइड होता है लीक, और लीक होगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा। पर ये सारे जो चेंज हो रहे हैं किसी बीमारी के कारण नहीं हो रहे, किसी बीमारी के कारण नहीं हो रहे, तो ऐसा एडिमा कहलाता है बिना बीमारी वाला एडिमा, फिजियोलॉजिकल एडिमा। जिस प्रकार एनीमिया भी हो रहा था तो बिना बीमारी वाला एनीमिया था, नाम क्या दिया था, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। मैं तो ये कहूंगा हमारे दोनों लेक्चर का नाम ही क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जितने भी सारे सामने चेंजेस हो रहे हैं वो किसी बड़ी बीमारी को इंडिकेट नहीं करते हैं, वो सारे बॉडी में होने वाले नेचुरल एंड नॉर्मल चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी की देन है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर की शुरुआत, जिसमें शामिल थे सीवीएस के कुछ रिमेनिंग चेंजेस। पिछली क्लास को भी कोरिलेट करें, इस लेक्चर को भी कोरिलेट करें और कंप्लीट सीवीएस को एनक्लोज करें। अब एक ओवरव्यू दूं मैं आपको कि और क्या रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ है पढ़ाने के लिए। तो एक बार इस कंडीशन को देख लें। ये सब सामने जो बोर्ड पर मेंशन है, ये सारे वो सिस्टम हैं जिनके अंदर हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ने होते हैं। इन सभी इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करने के साथ ही हमारी ये टर्म कंप्लीट होगी। यहां आप देखेंगे अभी तक हमने रिप्रोडक्टिव चेंजेस, वेट गेन, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, 3 पड़ाव पार कर लिए हैं, और इसी कैटेगरी में अब अपन आगे बढ़ेंगे तो बाकी सब, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इतना मेजर चेंज नहीं रखते हैं, स्मॉल स्मॉल है, तो उनको फिनिश करेंगे। तो आ जाते हैं आज के लेक्चर में सिस्टमैटिकली रिमेनिंग सभी सिस्टम में आने वाले इंपॉर्टेंट चेंजेस को लेकर। इस कैटेगरी में जैसा पीछे बोर्ड पे अवेलेबल है, अगला नंबर किसका है, जीआईटी का, तो हम चलते हैं जीआईटी की तरफ। जीआईटी चेंजेस, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जैक्ट रेशनल वाले ये अपने अंदर रखता है। तो ये जीआईटी वाला चेंज क्या बोल रहा है, जीआईटी वाला चेंज ये कहता है कि प्रेग्नेंट फीमेल में जीआईटी में जितने भी मेन चेंजेस आएंगे वो सारे हार्मोन डिपेंडेंट होंगे, और उन हार्मोन की संख्या होगी 3, जैसा कि आपके बोर्ड पर अवेलेबल है। जीआईटी के चेंजेस को बड़ा ही आसान है सिस्टमैटिकली पढ़ना, क्योंकि उसने खुद को अपना सिस्टम बना लिया है कि मेरे अंदर आप इन तीनों के इफेक्ट बता जाओ, वही चेंजेस आपको लर्न करने हैं। तो हमें जीआईटी में सिर्फ इन 3 हार्मोन के चेंजेस को डिस्कस करना है। आते हैं वन बाय वन। नंबर 1 अपने पास हार्मोन अवेलेबल है एचसीजी। इस एचसीजी ने प्रेग्नेंट फीमेल की जीआईटी में क्या चेंज किया, तो जहां एचसीजी वहां चिपका हुआ एक टर्म है नोजिया वॉमिटिंग, उबाके आना और उल्टियां आना जीआईटी सिस्टम का ही इफेक्ट होता है। तो बिना ज्यादा लॉजिक दिए सिंपल सी एक लाइन पहले यह बोलें कि एचसीजी के कारण फीमेल ने डेवलप कर ली नोजिया वॉमिटिंग, तो ये आपका पहला चेंज, नोजिया वॉमिटिंग, ये करवा दिया एचसीजी ने। सेकंड वन, इस नोजिया वॉमिटिंग को मॉर्निंग सिकनेस बोलते थे। प्रेगनेंसी साइन में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये मॉर्निंग में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ओवरनाइट मदर क्या कंडीशन में होती है, एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक में एक और मैंने मैकेनिज्म बताई थी, एम्प्टी स्टमक और इंक्रीज फीटल डिमांड से मदर की बॉडी में डेवलप होता है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी। और जब जब शरीर में ग्लूकोज कम हुआ है तो एनर्जी के लिए फैट का ब्रेक हुआ है। फैट वसा ऊर्जा का भंडारा,
जब भी फैट ब्रेक होती है, एनर्जी तो रिलीज करती ही है, पर साथ में प्रोड्यूस करती है कीटोन बॉडीज। नोजिया वॉमिटिंग है, मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग में हो रही है, एम्प्टी स्टमक है, हाइपोग्लाइसीमिया है, फैट मेटाबॉलिज्म है, कीटोन बॉडी बन गई। और ये कीटोन बॉडी की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है, बदबूदार होती है। कीटोन की स्मेल ऐसी बदबूदार होती है कि उसको सूंघ ले तो आपको और मुझे बिना प्रेग्नेंट हुए उल्टी आना शुरू हो जाएगी। तो ये लॉजिक है कि यहां पे इस नोजिया वॉमिटिंग से अपन फाइनली क्या डेवलप कर पा रहे हैं, कीटोन बॉडीज और डेवलप कर पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, कीटोन बॉडीज बनने से नोजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा होगी? और ज्यादा होगी। कीटोन बॉडी में मैंने क्या लॉजिक दिया? स्मेल का। फोकस करें इस स्मेल पे। फोकस करेंगे तो अगली लाइन ना केवल बोर्ड किताबों पे, आप अपनी घरवाली के अंदर भी देख पाएंगे, घरवाली या घरवालों में भी देख पाएंगे। एक कॉमन चीज होती है, प्रेग्नेंट फीमेल में शुरुआत के 3 महीने इस एससीजी के तांडव के कारण अजीब सी स्मेल आती है उसे। घर में जब कोई सब्जी छोंक रहे होते हो, रोटी के घी लगा रहे होते हैं, तो उसे घी से स्मेल आती है, उस छोंकन की जो भाप होती है उससे स्मेल आती है, तो अजीब सा डेवलप हो जाता है। वो स्मेल नाटक नहीं कर रही है, एक्चुअली कीटोन बॉडी बनने से बॉडी में डेवलप हो रही है। एक फैक्ट लॉजिक बताता हूं। पिछले साल मेरी साली प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसमें कंप्लेंट थी ह्यूमन बॉडी में भी स्मेल होती है। कई आशिक तो इस ह्यूमन बॉडी की स्मेल में फिदा होकर मर जाते हैं, पर वैसे बताऊं, ह्यूमन बॉडी में भी नेचुरली अपनी की स्मेल होती है, पर वो स्मेल भी प्रेग्नेंट फीमेल को इरिटेट कर सकती है। तो ए प्रेग्नेंट मदर डेवलप सेंस ऑफ स्मेल, ये लाइन मुझे यहां लिखनी है और आप इसे ढूंढ पाएंगे आपकी मॉस्बी नाम की गाइड में। ए प्रेग्नेंट फीमेल डेवलप सेंस ऑफ स्मेल, अजीब अजीब दुर्गंध उसे आना शुरू हो जाती है, फिर वो चाहे घर में छुक रहे खाने से हो या सामने खड़े पति के शरीर से आ रही हो। सेंस ऑफ स्मेल, ये वर्क था हमारे एससीजी का। फर्स्ट थिंग। सेकंड वन इफेक्ट देखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का। वैसे तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बहुत बड़े रोल प्ले होते हैं, पर यहां उन पे फोकस करेंगे जो आपके लिए एमसीक्यू लाएंगे इस कंटेंट से। एस्ट्रोजन ग्रंथियों को पसंद करता है, ग्लैंड्स को। फीमेल की बॉडी में जहां भी एक्सोक्राइन ग्रंथियां होगी उसके काम वो बढ़ा देता है। जैसे चमड़ी में होती है स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, पसीना ज्यादा बनता है। मुंह में होती है अपने पास सलाइवरी ग्लैंड, लार ज्यादा बनती है। जेनाइटिलिया में सर्विक्स से म्यूकस ज्यादा बनता है। ब्रेस्ट में मैमरी ग्लैंड, मिल्क ज्यादा बनता है। हर ग्रंथि का काम बढ़ जाता है। बात करूंगा यहां पे एस्ट्रोजन के कारण मुंह में पाई जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन पे। तो सलाइवरी ग्लैंड पर भी मेहरबान हमारा एस्ट्रोजन, और इसके फंक्शन कर दिए ज्यादा। सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन होंगे ज्यादा तो मुंह में लार बनेगी ज्यादा, और जब मुंह में लार बनती है ज्यादा उसके लिए टर्म होती है, शायद आपको पता हो, लिख देता हूं। टर्म है टाइलिज्म। हालांकि पी से शुरू होता है पर पी साइलेंट है। यदि मेरे देश के जवान पी साइलेंट ना करें तो वो पटाइलिज्म भी बोल सकते हैं देसी भाषा में, पर लॉजिकली पी साइलेंट होता है टाइलिज्म। टाइलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, मुंह में लार ज्यादा बनना। तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट के कारण मुंह में लार ज्यादा बनना शुरू हो जाती है, बन जाती है। अब मुंह में ज्यादा लार बन रही है, यह चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात क्या है? अब वो बोर्ड पे आने वाली है। बहुत ज्यादा ओरल कैविटी में लार बनेगी तो एनवायरमेंट हो गया मॉइस्ट, जैसे सर्विक्स ने भी एनवायरमेंट मॉइस्ट कर दिया था, गीला गीला, ठीक है। उस मॉइस्ट नेचर से अपनी ओरल कैविटी में जो गम्स हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। गम्स मसूड़े सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिन पे पहाड़ जैसा मजबूत टीथ, दांत खड़ा होता है। वो गम्स सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर रोज सुबह अपन जब टूथपेस्ट को लेके क्रांतिकारी गतिविधि करते हैं, ब्रश करना पता नहीं क्यों हर इंडिविजुअल को दुनिया का सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन जैसा काम लगता है, काफी जोर से करते हैं। तो उस समय जो सॉफ्ट गम्स हैं
टूथब्रश करने से ब्रेक हो सकते हैं और वहां पे ब्लीडिंग डेवलप हो जाएगी, गम ब्लीडिंग। ये अलग कंप्लेंट, गम ब्लीडिंग उससे स्टार्ट हो गई। ये गम ब्लीडिंग भी चलिए चिंता की विषय नहीं है, गम ब्लीडिंग आ रही है तो कुल्ला कर लीजिए। लेकिन यदि गम ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लीडिंग इनवाइट करेगी, ये सॉफ्ट टिश्यू जो डैमेज हुए हैं इनवाइट करेंगे इन्फेक्शन को। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पसंद करता है खाने में ब्लड, और यदि आपके मसूड़े हैं फटे हुए, बह रहा है उनसे खून, तो चूसने आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मजे की बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो दांत के पास, मसूड़े के पास खून चूसने, पर भगवान ने जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट दिया है, जहां पे एक विभाग चलता है ENT, आई ईयर नोज थ्रोट, ये 4 जुगाड़ ऐसे हैं जिनका कनेक्शन सीधा खोपड़िया से होता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दांत के नीचे मसूड़े में घुसा था, वहां से पहुंच सकता है खोपड़ी में और वहां कर सकता है इंफेक्शन, नाम देंगे एन्सेफेलाइटिस। तो देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहां का तीतर कहां झंडे गाड़ दे, सब पॉसिबल है। तो ये इफेक्ट बताए जा रहे हैं कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट से लार बनी ज्यादा लार बनना टाइलिज्म, ज्यादा लार से वातावरण गीला, गीले वातावरण से मसूड़े नम हो गए, मसूड़ों में ब्रश किया तो वो डैमेज हो गए, डैमेज मसूड़े से खून निकला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दांत के रास्ते खोपड़ी में पहुंच गया। इसीलिए एंटीनेटल केयर देते समय ओरल कैविटी एग्जामिनेशन कंपलसरी है। कहीं गम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, और हो रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो लाइन मेंशन करता हूं, टाइलिज्म का बैड रिजल्ट है गम ब्लीडिंग, और गम ब्लीडिंग का एंड रिजल्ट है CNS इन्फेक्शन। तो एस्ट्रोजन को छोटा बिल्कुल ना समझे। एक छोटी सी चीज और, अपनी जो नेजल कैविटी है वहां पर भी म्यूकस ज्यादा बनने से नाक बंद हो जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल में यह भी कंप्लेंट होती है, जैसे अपन सबको सीजन चेंज होने पे कोल्ड होता है, वायरल होता है, कोरोना का नाम मत लेना, वायरल होता है, कोल्ड होता है, जुकाम होता है। क्यों? म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा होते हैं, नाक बहती रहती है। इसलिए यहां पर भी नेजल कैविटी में ऐसा होने से नाक बंद हो जाती है। उसे बोल सकते हैं अपन स्टफी नोज, भरी हुई नोज। क्या भर गया नोज में दुनिया भर का म्यूकस भर गया, और ये तमाशे एस्ट्रोजन कर गया। तो ये अपने पास GIT पे एस्ट्रोजन का इफेक्ट। तो GIT ने बड़ा सिस्टमैटिकली कहा मेरे को पढ़ना है तो हार्मोन्स के फंक्शन बताते जाइए। 3 हार्मोन पर्टिकुलर हैं जो सामने बोर्ड पे अवेलेबल हो रहे हैं। नंबर 1 HCG, नोजा वॉमिटिंग सब जानते थे, आज पता चल गया बदबू भी आती है। बदबू क्यों आती है? कीटोन बॉडी के कारण। कीटोन बॉडी क्यों बनती है? पूरा लॉजिक दिया गया। एस्ट्रोजन हार्मोन, मुंह में लार ज्यादा बन गए, टाइलिज्म बोलते हैं, नथिंग ए बिग इश्यू, बट दिस टाइलिज्म कैन एंड रिजल्ट अप टू द CNS इंफेक्शन कैटेगरी। फाइनल आते हैं अपन लास्ट वन हार्मोन के फंक्शन GIT के ऊपर देखने के लिए, नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रेग्नेंट फीमेल की 9 महीने की जर्नी को संभालने वाला एक आदमी यही है, प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन ने GIT में क्या किया, 1 by 1 सुनेंगे, बहुत कुछ किया। सबसे पहले 1 लाइनर, ओवरऑल इफेक्ट। अब ये बहुत सारे काम करने वाला है, पू नहीं आएगा, पॉटी नहीं आएगी, सीना जलेगा, कई आफतें आएगी। ओवरऑल जनरल इफेक्ट बताया जाए प्रोजेस्टेरॉन का फीमेल की बॉडी में, तो वो होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जब भी आता है सारी स्मूथ मसल्स को बोलता है चिल। प्रोजेस्टेरॉन जब आएगा सारी स्मूथ मसल्स को बोलेगा चिल। चिल का मतलब है रिलैक्स। सारी मसल्स रिलैक्स करेंगी, कोई भी काम नहीं करेगी। काम का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन आ गया तो सब क्या करेंगी? रिलैक्सेशन, कोई मूवमेंट नहीं होगी। और हम जानते हैं GIT में पाई जाने वाली सबसे कॉमन मूवमेंट नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। GIT में होने वाली कॉमन मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बोल रहा है कि मैंने जिस घर में कदम रख दिए वहां हलचल बंद हो जाती है।
तो जीआईटी में भी ऊपर से लेकर नीचे तक, ठेठ से लेकर ठेठ तक कहीं भी मूवमेंट नहीं होगी, तो ओवरऑल इफेक्ट है कि पेरिस्टालसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके परिणाम आपको मैं अब बताता हूं। प्रोजेस्टेरोन के कारण पेरिस्टालसिस डिक्रीज हो जाती है, और यह डिक्रीज पेरिस्टालसिस क्या क्या कर सकती है, वन बाय वन उसे अपन देखते हैं, क्या एंड रिजल्ट लेकर के आती है। उस कैटेगरी में लेके आते हैं टर्म को। एक टर्म है अपने पास एक्लोरहाइड्रिया। हम पढ़ रहे हैं प्रोजेस्टेरोन नाम के भैया के दुष्प्रभाव। एक्लोरहाइड्रिया क्या कंडीशन है, सुनते हैं। इस टर्म का रिलेशन है HCl प्रोडक्शन से। HCl गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट का मेन प्रोडक्शन है। कई बार यह होता है, इस ए का मतलब अपन मेडिकल में सीधा कई बार एब्सेंट लगाते हैं, यहां एब्सेंट नहीं लगाना। रेफरेंस दूं, टर्म आती है एन्यूरिया, पर एन्यूरिया का मतलब एब्सेंट ऑफ यूरिन कभी नहीं होता है। क्या मतलब होता है, 100 ml से भी कम, इतना कम ना के बराबर। तो ए का मतलब हर बार एब्सेंट होगा, ये डेफिनेट नहीं है। उसका मतलब होता है एकदम मिनिमम और बहुत कम। फिलहाल यहां सुसु की बात नहीं कर रहे अपन, HCl की बात कर रहे हैं। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब है मिनिमम HCl अमाउंट हो जाता है। मेंशन करता हूं, एक्लोरहाइड्रिया का मीनिंग मिनिमम HCl। अब ये मिनिमम HCl क्यों हुआ, तो उसकी थ्योरी पूरी ये रही। जीआईटी में आप पढ़ेंगे डिटेल में, शायद पढ़ भी रहे होंगे अभी इन दिनों। आते हैं HCl पे। HCl रिलीज करने वाली सेल, पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल जो HCl रिलीज करती है, और ये पैराइटल सेल पाई जाती है स्टमक की मसल्स के अंदर। स्टमक मस्कुलर ऑर्गन है, सभी प्रकार की लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ऑब्लिक मसल्स उसमें पाई जाती है। उन मांसपेशी के अंदर पैराइटल सेल होती है, और वो सेल HCl रिलीज करती है। नॉर्मली क्या होता है, स्टमक की मसल्स करती है कॉन्ट्रैक्शन, मसल से निकलती है पैराइटल सेल और बनता है HCl। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ने कहा कोई काम नहीं करेगा, तो स्टमक की मसल्स ने नहीं किया कॉन्ट्रैक्शन, तो नहीं निकली पैराइटल सेल, तो नहीं बना HCl। रेफरेंस दे दिया टर्म एक्लोरहाइड्रिया। सो वी हैव ए आइडिया regarding GIT changes under progesterone hormone effect, that is it develop a condition of achlorhydria। रिलेशन दिखा देता हूं, जो 3 टर्म बोली मैंने इसके लिए, वो क्या टर्म थी, वो टर्म थी स्टमक की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही, तो पैराइटल सेल काम नहीं कर रही, तो HCl नहीं बन रहा। अपने को तो यह पता होना चाहिए एक्लोरहाइड्रिया होता है या नहीं होता, क्योंकि अंत में ये सारे चेंजेस जो पढ़ाए हैं वो 1-1 लाइनर में पूछे जाएंगे बारंबार। अब आगे अगले चेंज पे, एक्लोरहाइड्रिया के बाद नेक्स्ट वन प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट आपको बताऊं तो वो अपने पास है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न अपने पास नेक्स्ट वन सेगमेंट आता है प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट में। अब ये हार्ट बर्न का मतलब सिंपल एसिडिटी, हार्ट बर्न सिंपल एसिडिटी, खट्टी डकार, कालजे में जलन, ऐसा शब्द लेते हैं। कभी कभार होता है, बहुत बार होता है, जब अपन किसी सम्मेलन में गए हों, वैसे तो कोरोना के चलते गई नहीं है, पर पहले तो जीवन जिया ही है। जब हम सम्मेलन में गए हों, ठूंस लिया हो, और फिर जब शानदार डकार आती है, खाना गले तक आ जाता है, ऐसे बोलते हैं मेरा खाना गले तक आ गया, हार्ट बर्न वाली कंडीशन यहां डेवलप कैसे हो रही है, एग्जैक्ट उसके 2 पॉइंट हैं जो सुनेंगे। फर्स्ट वन पॉइंट,
फूड पाइप जो ईसोफेगस है वहां से खाना स्टमक में जाता है और जाने के बाद वाल्व मैकेनिज्म से मैनेज होता है। जीआईटी में पढ़े होंगे वाल्व, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो वाल्व, वो स्फिंक्टर जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच होता है। ये अपने पास फूड पाइप, ईसोफेगस, और फिर हमारे पास ये पूरा स्टमक, और इस लोकेशन पे मिलने वाला स्फिंक्टर, क्या नाम देंगे उसको अपन? कार्डियक स्फिंक्टर। मजे की बात ये, कार्डियक स्फिंक्टर भी बना हुआ है मसल्स का, और प्रोजेस्टेरोन नालायक के चलते मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही, रिलैक्स है। तो वाल्व रहेगा रिलैक्स। वाल्व लगाया ही क्यों था? ताकि स्टमक का खाना जंपिंग बंपिंग करके ऊपर ना चला जाए। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ने कर दिए वाल्व ढीले, मसल कर दी लूज, रिलैक्स कर दिया वाल्व, खाना गया ईसोफेगस, गले में, और हो गई हमें जलन। यह पहला लॉजिक है। तो हार्ट बर्न का फर्स्ट लॉजिक क्या देंगे आप? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक देखें। सेकंड लॉजिक ये है, फीटस जो है यूटेराइन कैविटी में जो डेवलप हो रहा है, यूटेराइन कैविटी पेल्विस में होती है पर प्रेगनेंसी में ऊपर एब्डोमेन पे आती है। तो जैसे जैसे फीटस बड़ा होता है, एब्डोमिनल कैविटी बड़ी होती है, यूटेराइन कैविटी बड़ी होती है, जीआईटी कंप्रेस होती है। तो नीचे से शक्तिमान आ रहा है ऊपर, तो ऊपर लगाएगा धक्का और दबाएगा, ये दबाएगा तो खाना फिर उछल के ऊपर जाएगा। एक तो पहले वाल ढीले पड़े हैं, ऊपर धक्का और मार ले तू ताकि खाना बाहर ही निकल जाए। ऐसी कंडीशन है कि वाल्व ढीले के कारण खाना गले में, और बच्चे के धक्के से भी खाना गले में। ये सेकंड लॉजिक था। सेकंड लॉजिक लिखता हूं मैं, फीटल कंप्रेशन। इन दोनों के कारण प्रेग्नेंट फीमेल को हो गया हार्ट बर्न। बार बार प्रेग्नेंट फीमेल बोल रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए तो ये आपकी मेरी हम सबकी मां है। एक मां के अंदर ही ऐसा टैलेंट हो सकता है जो आपके और मेरे जैसी औलाद पैदा करने के लिए इतने जुल्म आसानी से 9 महीने झेलने की ताकत रखती है। उसको नोजा वॉमिटिंग हो रही है, बदबूएं आ रही है, डकार बदबूएं आ रही है। यहां पे अपन देख रहे हैं हार्ट बर्न हो रहा है, एक्लोहाइड्रिया हो रहा है, इतनी समस्या हो रही है, फिर भी वो हमें पैदा करने के लिए अपनी लाइफ को मैनेज रखती है। फिलहाल आगे तो अपन ने देखा हार्ट बर्न वाली कंडीशन, लॉजिक दिया 2 के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट वन और कंडीशन पे। तो एक कॉमन कंडीशन है जिसके अपन 3-4 रेफरेंस देंगे, और वो ये जीवन का परम आनंद जब ये नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन। लॉजिक बड़ा सिंपल है, आप प्रीवियस से मदद ले सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन, सिंपल से 2 लॉजिक। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन मतलब जाम, रास्ता जाम, माल आगे नहीं जा रहा, खाली नहीं हो रहा, रुक गया। क्यों रुक गया? हलचल नाम की चीज नहीं है भैया। प्रोजेस्टेरोन ने क्या करा? कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो पॉटी कैसे निकलेगी? सेम कंडीशन। जीआईटी में नहीं हो रही पेरिस्टालसिस, नहीं हो रही मूवमेंट, तो नहीं पास होगा मोशन। तो मोशन पास नहीं होना क्या है? कॉमन कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक वही, बढ़ता हुआ बच्चा, बड़ी यूटेराइन कैविटी, डाला दबाव रेक्टम पे, रुक गई पॉटी। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये 2 लॉजिक आप यहां मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉजिक जो अपन दे रहे हैं कि पेरिस्टालसिस का नहीं होना, जब भी पेरिस्टालसिस नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरा, जो हमारा यूट्रस है वो भर गया है, भरे हुए यूट्रस को बोलते हैं ग्रेविड यूट्रस। इस ग्रेविड यूट्रस ने मूत्राशय के ऊपर भी प्रेशर डाला था और यहां भी डाल रहा है, कॉन्स्टिपेशन। इस कॉन्स्टिपेशन से सिमिलर 2-3 टर्म होती है। तुम क्या बात करते हो पोटे की, यहां तो पू भी नहीं निकलती, क्योंकि पू क्या होता है? हवा का झोंका। तो हवा का झोंका भी कब निकलता है? जब गति होती है। तो यहां पे गति तो बिल्कुल नहीं हो रही, तो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ
समस्या है गैस पास नहीं हो रही। कई बार बहुत बड़ा आराम मिल जाता है जब गैस पास हो जाती है, और जीना दुश्वार हो जाता है जब वो नहीं होती है। तो कॉन्स्टिपेशन इन्हीं लॉजिक के साथ रिलेट कर सकती है कि इसके अलावा गैस पास नहीं होने जैसी समस्या आ रही है, और गैस पास नहीं होना क्या कहलाता है? फ्लैचुलेंस। इन इंसानों की शक्ल देखने लायक होती है जिनमें ऐसी समस्याएं चलती है। बहुत देर से संडास में बैठा है, जब बाहर निकल के आता है और आती है, रिजल्ट मिशन इनकम्प्लीट, नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, तो बैठे बैठे वहां जोर लगाते हैं, कुछ भी करके आना है आज तो। कई बार इसको जुनून ले लेते हैं, इतना जोर लगाते हैं, ज्यादा जोर यहां मत लगा देना, कुछ और हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के चलते जब ज्यादा जोर लगाते हैं तो वहां निचले भाग की मांसपेशियों की नसें फूल जाती हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं हेमरॉइड्स। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन यदि ज्यादा हो जाए तो नो डाउट मदर कैन ऑल्सो डेवलप द टर्म हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो हेमरॉइड्स हो, फ्लैचुलेंस हो या कॉन्स्टिपेशन हो, एक ही लॉजिक है। और जो बोर्ड भर गया पूरा, वो सारा तांडव था प्रोजेस्टेरोन का। और मैं यूं कहूंगा इन दोनों पेजेस के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो पूरा डिस्क्रिप्शन है जीआईटी चेंजेस का। तो जीआईटी चेंजेस सामने जो दिखाई दे रहे हैं, हार्मोन पे डिपेंड, हार्मोन से होने वाले। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ने पेरिस्टाल्सिस को रोका और इतना सारा काम करके दे दिया। एक्लोरहाइड्रिया, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, एग्जैक्ट रेशनल लिखा हुआ है। वही रेशनल मेरे प्यारो एग्जाम के एमसीक्यू में ढूंढ लेना। एक्लोरहाइड्रिया बहुत कम एचसीएल होना, लॉजिक अपने सामने है। सेकंड वन, हार्ट बर्न के दो कारण, पहला वाल्व खुला हुआ है, दूसरा धक्का लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, प्रेशर लग रहा है। इसी कॉन्स्टिपेशन का मतलब गैस पास नहीं होना, फ्लैचुलेंस, और फूल जाना, हेमरॉइड्स। जीआईटी में एक टर्म बता देता हूं मैं, यहीं कहीं एडजस्ट करके। नाम है अपने पास पिका। एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, पर कचरा जीआईटी में जाता है तो इसलिए यहां लिख रहा हूं पिका, बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसमें नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस खाने की आदत हो जाती। जब किसी इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण नॉन न्यूट्रिशियस चीजें, मतलब ईंट, पत्थर, कोयला, सीमेंट, भरता, चौक, प्लास्टर, ये खाने की आदत हो जाती है तो पिका होता है। यहां पे मदर को पिका होता है, दैट्स गुड। बट इस पिका से मॉस्बिक के अंदर आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेन में 4th नंबर पे एमसीक्यू है, उसका आंसर दे पाएंगे। वो क्या? जब भी ये नॉन न्यूट्रिशन वाली चीज खाएंगे तो जीआईटी के थ्रू मेटाबोलाइज होकर ब्लड में तो जाएगी। अब ब्लड बोलेगा आना चाहिए था मेरे अंदर न्यूट्रिशन, तूने खा लिया कचरा, मतलब ब्लड कर दिया गंदा। और इस कचरे के चलते, ब्लड खराब के चलते वहां पे मदर को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। पिका की कॉम्प्लिकेशन है। पिका वाली हैबिट के कारण चाहे मदर हो या पीडियाट्रिक में बच्चे हो, कंप्लेंट हो जाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो पिका का रिजल्ट ये है। और अब सुने मॉसबी में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इफ ए प्रेग्नेंट मदर डेवलप द कंडीशन ऑफ पिका, which laboratory finding will support you in confirming the diagnosis। यदि एक माताराम के पिका डेवलप हो चुका था तो प्रयोगशाला की कौन सी जांच के द्वारा आप इसे कंफर्म करेंगे? ऑप्शन वहां पे अवेलेबल थे, ईएसआर काउंट, नंबर 2 सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, नंबर 3 एचबी हीमोग्लोबिन काउंट, नंबर 4 ब्लड कल्चर। तो जैसा आपको सिखाया, पिका ने किया एनीमिया, और एनीमिया में किसे ढूंढते हैं? हीमोग्लोबिन को। आंसर विल ऑप्शन नंबर 3। और आपके मॉसबी में भी 4th नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर नंबर 3 ही है, हीमोग्लोबिन वैल्यू। सो दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जीआईटी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और नेक्स्ट सिस्टम, अगले की बात करें तो सामने यह है रेस्पिरेटरी। एकदम क्लियर स्टेटमेंट सुने क्या हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 2 बातें बताऊंगा सिर्फ, टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम सबसे सरल चीज, हर मिनट हर ब्रीथ में लेने और छोड़ने वाली गैस का जो अमाउंट होता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। 500 सीसी बोलते हैं उसे। क्योंकि प्रेगनेंसी में
मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है, फीटल डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा काम करना है, ज्यादा काम के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑक्सीजन से ही आती है, मेटाबॉलिज्म से ही आती है, तो वहां पे टाइडल वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। रेस्पिरेटरी में फर्स्ट थिंग ये मेंशन करनी है अपने को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज, इसका अमाउंट भी होता है, डजंट मैटर, नॉर्मल जो 500 ml होता है इंक्रीज प्रेगनेंसी में होकर के 650 ml हो जाता है, 150 ml बढ़ जाता है, बढ़ने दो। नेक्स्ट वन, बात करता हूं रेस्पिरेटरी रेट की। रेस्पिरेटरी रेट वाइटल साइन में इंक्लूड होने वाला एक साइन है। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ये जो टर्म होती है वाइटल साइन कहलाती है। हमने जब बीपी पढ़ा था तो बीपी में भी ये बोला था हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताना है प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट जो पूरी रेंज है 12 से 16, 16 से 20 जो रेंज है उतने में ही चलेगा, मतलब रेस्पिरेटरी रेट आर नॉर्मल 2.2 है भैया। टाइडल वॉल्यूम ज्यादा होती है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहती है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पे कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल इसलिए रहती है क्योंकि ये वाइटल साइन है, उसे चेंज अपन नहीं करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर बात करें लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वाले दिनों में, प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में, 32-36 वीक की बात कर रहा हूं, वो समय ऐसा होता है जब बच्चा पूरा बड़ा शक्तिमान हो चुका होता है। आपने देखा भी है 36 वीक पे जिफॉइड तक पहुंच जाता है। तो 36 वीक जब जिफॉइड पे पहुंच जाएगा, जाकर के स्टर्नम को दबाएगा, तो बोलो बच्चों मम्मी को सांस कैसे आएगा? तो बात यह है कि अंतिम दिनों में 36 वीक के पास वाले एरिया में छाती पे इतना दबाव पड़ता है, सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है, उस समय रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है, टैकिपनिया डेवलप हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछे प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट कैसे होती है, आप ज्यादा बोलें, भाई 36 वीक तक नॉर्मल थी वो, तो जनरल आंसर देना हो तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, स्पेसिफाइड करे क्या लाइन बोल करके, लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में, तो आप रेस्पिरेटरी रेट क्या बोलेंगे, इंक्रीज। पर यह कंडीशन पूरी प्रेगनेंसी में नहीं है, केवल कब रहेगी, लास्ट के दिनों में। अब आती है एक मजेदार बात, टाइडल वॉल्यूम तो था पहले दिन से ज्यादा, टाइडल वॉल्यूम तो था पहले दिन से ज्यादा, अंतिम दिनों में रेस्पिरेटरी रेट भी हो गई ज्यादा। फंडामेंटल में पढ़ाई जाती है आपको टर्म, वो टर्म होती है शैलो रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, ब्रैडिपनिया, टैकिपनिया। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा है तो मैं बोलता हूं डीप रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है तो मैं बोलूंगा टैकिपनिया, और इन दोनों को मिला करके अंतिम दिनों की बात करें, फिर बोर्ड पे लिख दूं, सिर्फ अंतिम दिन में जब रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा हो जाए और टाइडल वॉल्यूम ऑलरेडी ज्यादा हो, कंडीशन आ जाती है हाइपर वेंटिलेशन। ये प्रेग्नेंट मदर की तरफ से आपको तीसरा हाइपर गिफ्ट कर दिया मैंने, सबको पकड़ते रहना। पहला हाइपर था वॉलेमिया, दूसरा हाइपर था कोएगुबिलिटी, तीसरा हाइपर है वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन देखें तो अंत दिनों में, लास्ट दिनों में मदर क्या डेवलप कर लेती है, हाइपर वेंटिलेशन। यह हाइपर वेंटिलेशन पूरे 9 महीने नहीं था, केवल 36 वीक के बाद हुआ। और हाइपर वेंटिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसका रिजल्ट होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एसिड बेस बैलेंस वाली बात। तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होता है जब होता है हाइपर वेंटिलेशन, और हाइपर वेंटिलेशन होता है प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द चेंजेस अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जनरल पूछेगा तो रेट नॉर्मल है, स्पेसिफाई करे लास्ट डे में तो चेंजेस बताने हैं। आते हैं अगली स्मॉल इंफॉर्मेशन पे, रीनल सिस्टम, गुर्दा जिंदाबाद। तो अपन ने देखा हाइपरवोलेमिया, पानी ज्यादा, तो नेचुरली शरीर में है पानी ज्यादा तो गुर्दे का काम भी ज्यादा। हमने बेसिक साइंस सिम्टम में पढ़ा है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा,
तो भाई आपकी किडनी बहुत काम कर रही है। तो किडनी के लिए 3-4 जनरल सी टर्म बोलें तो आप बोलेंगे हर मिनट मूत्र विसर्जन की दर GFR, और ये जा करके जिसमें भरेगा वो ब्लैडर, उसकी कैपेसिटी, और जो आप बार बार करने जाओगे वो फ्रीक्वेंसी, और गुर्दे को काम करने के लिए आप पहुंचाओगे ब्लड सप्लाई। ये सब चीजें गौर कर लेना, बड़ा सिंपल सा है, ये चारों हो जाएंगी ज्यादा। यूरिन ज्यादा बनेगा, GFR ज्यादा बनेगा, ज्यादा भराव आएगा। ब्लैडर को भी आदत हो गई कि प्रेगनेंसी का माहौल चल रहा है तो मेरे को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ब्लैडर कैपेसिटी भी क्या हो गई, ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बार बार निकलेगा, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, और किडनी ज्यादा काम कर रही है तो रीनल ब्लड फ्लो भी क्या हो गया, ज्यादा। ये सारी चीज ज्यादा हो जाती है। GFR की तो परसेंटेज भी बताई जाती है, लगभग 50 से 70% ज्यादा हो जाती है। एक बात यहां पे मैं एक चीज यूज लूंगा, रीनल सिस्टम, अमर सर को याद करते हुए, कि रीनल में एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड। आई विल मेंशन दिस ऑन द बोर्ड। एक शब्द आता है थ्रेशोल्ड। रीनल में इसे आप क्लियर कर पाएंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि किडनी कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस बॉडी में होल्ड कर पा रही है या रिलीज कर पा रही है। तो जनरल बात सुनेंगे, इंटरेस्टिंग लाइन है ये, जनरल चेंज से कोई सवाल नहीं पूछेगा। प्रेगनेंसी में सब चीज ज्यादा होने से कभी कभार मदर डेवलप कर लेती है ये कंडीशन, जिसको मैं कह रहा हूं ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में ग्लूकोज, बॉडी में ज्यादा मेटाबॉलिज्म, ज्यादा फैट, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने से यूरिन में शुगर देखी जा सकती है। नाम देते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है यूरिन में ग्लूकोज गया। ग्लूकोज गया मतलब आपकी किडनी ने ग्लूकोज नहीं रोका। ग्लूकोज शरीर के अंदर होना चाहिए, सूसू में बाहर नहीं जाना चाहिए, यह गुर्दे का काम था। पर मदर ने ग्लाइकोसूरिया किया, मतलब मदर के गुर्दे ने ग्लूकोज को नहीं रोका। रोकने की शक्ति को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, और शक्ति हो गई कम। रोकने की पावर है थ्रेशोल्ड, आप नहीं रोक पा रहे तो पावर कम, तो थ्रेशोल्ड क्या हो जाता है, कम। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज बिकम डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ ग्लाइकोसूरिया। ये रीनल सिस्टम का वरदान। नेक्स्ट वन, अगले के बारे में इंफॉर्मेशन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन देकर के जाता है आपको हार्मोन, दुनिया भर के हार्मोन, वो भी आप इन दिनों खूब दबादब पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन ही हार्मोन, हार्मोन का एकमात्र काम मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो पूरे शरीर में सारे हार्मोन चढ़ गए परवान पे और सबका लेवल ज्यादा। तो इस बार आपको प्रेगनेंसी का चौथा गिफ्ट, हाइपर मेटाबॉलिज्म। याद करा दूं, पहला हाइपर है वॉलेमिया, दूसरा हाइपर था कोएगुबिलिटी, तीसरा हाइपर था वेंटिलेशन, चौथा हाइपर आ गया हाइपर मेटाबॉलिज्म। मजे की बात यह है, सेल चल रही है, सब मजे में, सारे हार्मोन का लेवल ऊपर है, पर फिर भी इस भीड़ में दो तन्हा पंछी ऐसे हैं जो अपना लेवल कम करके कोने में बैठे हैं। बताइए कौन? वो है हमारे साइकिल वाले हार्मोन, क्योंकि आंटी को साइकिल बंद है, FSH और LH का लेवल कम है। इसके अलावा जितने भी हार्मोन हैं उनका लेवल ज्यादा है। ऑल हार्मोन लेवल इंक्रीज। बॉडी में पर्टिकुलर जितने भी हार्मोन हैं सब ज्यादा काम कर रहे हैं, सिवाय एक के। वो पेयर कौन सा है? FSH और LH। और वो क्यों? क्योंकि 9 मंथ ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फंक्शन नहीं करवाना। इसके बाद एंडोक्राइन में सबसे बड़ा मेटाबॉलिक जो हार्मोन होता है वो थायराइड हार्मोन होता है, जिसका नॉर्मल रेंज में रहना एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लेवल कम ज्यादा होने से पूरी बॉडी में मल्टीपल सिम्टम आ जाते हैं, तो उस थायराइड को दूर से नमस्कार कर देते हैं, तू तेरा लेवल सही रखना, तुझे इन सब में नहीं पड़ना, ऊपर नीचे नहीं होना, तुझे सही रहना है। तो वो सही रहता है। इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी यदि कोई बना रहे, यदि कोई टिका रहे,
वो थायराइड हार्मोन ही है, और थायराइड के इस अंदाज को हम नाम देते हैं यूथायरॉइड, EUTHYROID, यूथायरॉइड टर्म दी जाती है। यू का मतलब अपने पास होता है नॉर्मल। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सभी हार्मोन का लेवल है ज्यादा, FSH का है कम। सबसे बड़ा मेटाबॉलिक हार्मोन होता है थायराइड, जिसका लेवल रहता है स्टेबल, यूथायरॉइड। हाइपर मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइनल चेंजेस। तो बाद वाले सिस्टम के अंदर चेंजेस जब पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड ही हैं, क्योंकि बड़े वाले मसाले अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वन अपने पास है मस्क्यूलो। सबसे पहला चेंज, प्रेगनेंसी मदर को बॉडी पोस्चर चेंज कर देती है, ऐसे सेठ जी वाला पोस्चर हो जाता है बड़ा बड़ा, वो कंडीशन। और ये टर्म अपने पास कहलाती है, ऐसी कंडीशन हो जाए तो वो है लॉर्डोसिस, जो इंडिकेट करता है पोस्चुरल चेंज। तो मस्कुलोस्केलेटन में बात करें तो मैटरनल बॉडी का पोस्चर चेंज हो गया है, बेबी को कैरी करने के लिए ऐसे डिप्रेस होना पड़ रहा है, एक डेवलप ये हुआ। इसके अलावा एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, प्लासेंटा से हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, रिलैक्स, जो मदद करता है लेबर में। लेबर में जब अपन सबका बच्चा पेल्विक कैविटी से डिलीवर होने के लिए जाता है, और पेल्विक कैविटी बड़ा छोटा सा मैदान होता है, तो वहां बच्चे को इजीली बाहर डिलीवर करने के लिए पेल्विक जॉइंट को रिलैक्स करने का काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन का इफेक्ट बोन और जॉइंट्स पे पड़ा, और बोन जॉइंट के सिस्टम को बोलते हैं अपन मस्कुलो सिस्टम। तो यहां पे ये चेंज। इसके अलावा एक टर्म होती है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो मस्कुलो में आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको। कार्पल टनल सिंड्रोम, उसके चांस भी होते हैं, पर मेजर ये दो है। लास्ट में सिस्टम अपन लेकर के आए, इस रैंक पे आते हैं स्किन। स्किन में आने वाले चेंजेस जो रिलेटेड है पिगमेंटेशन से, कोलाज्मा, लीनिया, स्ट्राया। पहले आपको गो थ्रू करूं हल्का सा कि स्किन और इंटेग्यूमेंट्री में जो चेंज आता है वो क्यों आता है। तो वो इसीलिए एक हार्मोन है जिसका लेवल ज्यादा होता है, वो है MSH, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हार्मोन का नाम MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे पूछेंगे किसे स्टिमुलेट करेगा, मिलेनोसाइट को। इसका लेवल है ज्यादा, इसने स्टिमुलेट किया मिलेनोसाइट को। यह है कोशिका, ये वो सेल है जो मिलती है हम सबकी स्किन में। मेलानोसाइट की लोकेशन पता होनी चाहिए, मिलती है स्किन में, और इसी सेल के अंदर पाया जाता है मिलेनिन। तो सीक्वेंस क्या होगी, MSH हार्मोन का लेवल है ज्यादा तो कोशिकाओं का स्टिमुलेशन होगा ज्यादा, तो मेलानिन निकलेगा ज्यादा, और मेलानिन निकलेगा ज्यादा तो मेलानिन इज ए पिगमेंट। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, पिगमेंटेशन। अब यह पिगमेंटेशन पर्टिकुलर कहां कहां मिलता है, उसको लेके तीन नाम सामने बोर्ड पे अवेलेबल हैं, कोलाज्मा, लीनिया, स्ट्राया। कोलाज्मा वाली कंडीशन को मैंने आपको प्रेगनेंसी साइन में पढ़ाया। कोलाज्मा, मेलाज्मा, फेस मास्क, बटरफ्लाई, फॉरहेड, चीक, नोज। उसका प्रेजेंटेशन दिखाऊं हमारी दीदी कैसे दिखती है, तो इस प्रकार से पर्टिकुलर जो अपने पास डेवलप हो गया कोलाज्मा, वो देखेंगे ये फॉरहेड वाले एरिया पे, ये नेजल ब्रिज वाले पे, और ये चीक्स पे। पर्टिकुलर ये एरिया कवर करता है कोलाज्मा, फेस मास्क। बात करें उसके बाद में अपन नेक्स्ट वन टर्म की, जिसका नाम है लीनिया और स्ट्राया। तो लीनिया स्ट्राया क्या क्या है एक एक करके देखें। लीनिया का मतलब लाइन है, लीनिया का मतलब लाइन है, और वो लाइन डार्क कलर की होती है, डार्क कलर, डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन। इसीलिए इस लीनिया को बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। लीनिया का मतलब एकदम सरल लाइन, क्योंकि कलर था डार्क
तो नाम दिया नाइग्रा। कॉमन क्वेश्चन है, कहां से कहां तक? बिल्कुल परेशान मत होना, एग्जैक्ट आंसर सुनना। ये लाइन कहां से कहां तक? तो ये लाइन जो फंडल हाइट में बताई थी, 12 वीक के प्यूबिस से लेके 36 वीक के जिफॉइड तक, 12 वीक के प्यूबिस से लेके 36 वीक के जिफॉइड तक, मतलब जिस लाइन में पूरा यूट्रस ग्रो करता है उसके सेंटर में मिलने वाली लाइन लीनिया नाइग्रा। इसका प्रेजेंटेशन भी देख लें तो आपको लाइन दिखा देता हूं मैं यहां पे। ये रही बोर्ड पे, एकदम पूरा जिफॉइड वाला एरिया और ये एकदम नीचे प्यूबिस वाला एरिया। सेंटर में जो लाइन का प्रेजेंटेशन है वो लाइन इंडिकेट कर रही है लीनिया नाइग्रा को। यहां पे डार्क ब्राउन कलर की इजीली विजुअलाइज हो रही है। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, आपसे एमसीक्यू बनेगा कि लाइन कहां से कहां तक होती है, तो जवाब देने में हिचकिचाइएगा नहीं। लाइन है, आंसर है प्यूबिस से जिफॉइड तक। इस लाइन के नीचे हल्का छाया वाला एरिया भी मिलता है। हल्का छाया वाला एरिया उसको बोलते हैं अपन, छाया वाले एरिया को लीनिया एल्बा। इसी प्रकार बात करें अब अपन स्ट्राया। स्ट्राया होता है स्ट्रेच मार्क, स्ट्रेच मार्क, खिंचाव के निशान। प्रेगनेंसी में पर्टिकुलर जहां जहां जिस जिस ऑर्गन में हाइपरट्रॉफी हो रही है, बड़ा आकार हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वहां की मांसपेशियां खिंचती हैं। और मांसपेशियां खिंचती हैं तो उनमें पाई जाने वाली पतली पतली ब्लड वेसल और कैपिलरी फटती हैं। और कैपिलरी फटती है तो उनके अंदर से जो ब्लड होता है, जो व्हाइटिश पर्पल कलर का होता है, वो धब्बे बना जाता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऑर्गन में आकार बढ़ने से मांसपेशी खिंचाव ज्यादा, उस खिंचाव से पतली पतली कैपिलरी का फटना और फटने से निशान बनना कहलाता है स्ट्रेच मार्क, जो प्रेगनेंसी की देन है। प्रेगनेंसी की देन है तो बोल देते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम। और अब ये स्ट्राया ग्रेविडेरम पर्टिकुलरली कहां कहां मिलता है, तो देखते हैं ग्रोथ कहां कहां होती है। ब्रेस्ट में होती है तो छाती में मिलेगा, एब्डोमेन पे होती है, बटक्स पे और थाइस पे। चेस्ट, एब्डोमेन, बटक्स और थाइस पे पर्टिकुलर ये खिंचाव के निशान देखे जाते हैं। आपको दिखाऊं उन स्ट्रेच मार्क्स को एक बार, तो देख लीजिए यहां क्या कंडीशन हो गई है। पूरे एब्डोमेन पे ये खिंचाव के निशान दिखाई दे रहे हैं, प्रेगनेंसी की देन है। पर्पल कलर है, कैपिलरी ब्रेक होने से ये अराइज हो रहा है। लीनिया की तरह ही इसके पास भी हल्का छाया वाला एरिया होता है, और हल्का छाया वाला एरिया हमेशा कलरलेस होता है, उसे बोल देते हैं स्ट्राया एल्बा। सो दीज ऑल आर द चेंजेस अंडर द स्किन विच विल बी अवर लास्ट हेडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट और बताऊं कि प्रेगनेंसी के लिए एक अंत में हाइपर और दे जाता हूं, और वो हाइपर इस बार है मेरे पास हाइपर लिपिडीमिया। भाई फैट भी ज्यादा हो रही थी तो ये कंडीशन भी आना जायज है। प्रेगनेंसी इज ए कंडीशन ऑफ हाइपर लिपिडीमिया, अपना 5वां। पर मजे की बात यह है कि प्रेगनेंसी वाला चेंज है, बीमारी वाला नहीं। तो ये लिपिड ऐसा है जो आपको कार्डियक रिस्क नहीं करेगा, क्योंकि जब भी टोटल लिपिड प्रोफाइल में चेंज आता है इंसान दिल के खतरे से घबराता है, पर यह ऐसा हाइपरलिपिडीमिया है जो कार्डियक रिस्क नहीं करता। तो सारे आज के लेक्चर में टॉप टू बॉटम आपको जो समराइज में बताए गए फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो कंटेंट अपने लेक्चर की हेडिंग को पूरा करते हैं। उन्हें बताऊं मैं समराइज में आपको, तो अपना मेजर नाम था फिजियोलॉजिकल चेंज। सिस्टमैटिकली जो पढ़ने थे वो सारे चेंज अपने पास बोर्ड पे अवेलेबल। आज की शुरुआत जीआईटी से हुई थी, तो वहां पे हार्मोन का इफेक्ट, हार्मोन के इफेक्ट में प्रोजेस्टेरोन के रोल ज्यादा, कंडीशन ज्यादा। रेस्पिरेटरी में आपने देखा रेट पहले नॉर्मल, अन्य दिनों में बढ़ने से हाइपर वेंटिलेशन। रीनल में सबकी चीजें वैल्यू ज्यादा है, पर थ्रेशोल्ड को लेके बताया ग्लूकोज रिलीज करने से थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है। एंडोक्राइन में देखा सभी ज्यादा हैं, कुछ हार्मोन कम है और एक हमेशा की तरह मेंटेन है। मस्कुलो के अंदर पोस्चर बिगड़ा और लेबर में रिलैक्सेशन का इफेक्ट। स्किन में भी आपने देखे
मिलने वाले पिगमेंटेशन के एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन एमसीक्यूज को जो इन 2 लेक्चर से पहले आपको एज ए प्रैक्टिस अवेलेबल करवाए गए थे। तो आ जाते हैं अब हमारे पास उन सभी एमसीक्यू के क्विक रिवीजन पे, बैक टू बैक लेके आते हैं। फर्स्ट वन देखिए, गौर की जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन एलएमपी ईडीडी निकालने से संबंधित है। यदि एक फीमेल एलएमपी भूल गई है, अपन ने नकली रूल पढ़ा एलएमपी का, वो एलएमपी भूल गई है तो ईडीडी कैसे निकालेंगे? तो ऑप्शन देखें, बाय लास्ट डेट ऑफ मिस पीरियड, इससे तो निकालते ही हैं। बाय फंडल हाइट, बिल्कुल सही है, फंडल हाइट को पालपेट करके भी वीक पता लगते हैं, अपन ने देखा भी है, पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर वीक होते हैं। क्विकनिंग, ये अपन ने साइन में सीखा था, प्राइमरी पैरा 18 वीक, मल्टी पैरा 16 वीक में जोड़ देना 22 दिन वीक 24 वीक, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ना केवल एलएमपी और भी है हमारे पास जरिए जिससे निकाली जा सकती है ईडीडी। नेक्स्ट वन, एलएमपी 22 जुलाई 2014 है, महीना 4 दिन चला, ईडीडी बताएं। मैंने सिखाया कि महीना कितने दिन चला उससे कोई मतलब नहीं है, बड़ा सरल करें। 22 जुलाई 2014 में पहले 7 दिन जोड़ें, 22 और 7 29, 29, फिर 9 महीने गिन दें। जुलाई के बाद 9 महीने गिन दें, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 29 अप्रैल। तो आंसर ढूंढिए कहां पर अवेलेबल है, वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, यहां देखिए साइकिल की डेट 32 डेज हो गई है। 32 डेज की साइकिल यदि हो गई है अपने पास में, 4 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो आपको भी यहां पे ऐड करने होंगे। अब देखिए एलएमपी जून 10 है, तो 10 में पहले 7 जोड़ दो, 17 जून, जून 17 में 9 महीने जोड़ दो, मार्च आएगा और मार्च में 4 दिन और जोड़ने, तो आंसर 21 तक पहुंच जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्च 21। नेक्स्ट वन, फ्लूइड रिटेंशन को एक्सप्लेन करें, क्या ट्रीटमेंट है? तो फ्लूइड रिटेंशन मतलब हाइपरवॉलेमिया अपन ने जो देखा, उसके रीजन मैंने बताए थे एडीएच और एल्डोस्टेरॉन। तो फ्लूइड भी है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। तो क्या करें? साल्ट कभी भी प्रेगनेंसी में रेस्ट्रिक्ट नहीं होता। कई बार बोलते हैं ज्यादा पानी है तो नमक बंद करो, पर नमक बंद कर दिया प्रेगनेंसी में तो बहुत सारे कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसलिए नमक बंद नहीं करना, नमक कम कर सकते हो। और फिर पानी का ठहराव पैरों में होता है तो लोअर एक्सट्रीमिटी एलिवेशन, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है अपने को। तो देखें सामने कहां पर है, वो बी के अंदर, लो साल्ट डाइट और एलिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी के बारे में सभी सही है, किसे छोड़ के? कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। वीनस रिटर्न इंक्रीज, इस लाइन का मतलब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज है ये वो बताता है कंपैरिजन वाली। वीनस रिटर्न नॉन प्रेग्नेंट की तुलना में प्रेग्नेंट में ज्यादा हो जाता है, पर कंपैरेटिवली नहीं। ये उस प्रकार की बात है, नॉन प्रेग्नेंट में 5 लीटर पंप होता है, 5 लीटर आता है। नॉन प्रेग्नेंट में 5 लीटर पंप होता है, 5 लीटर आता है। प्रेग्नेंट में 6.5 लीटर पंप होता है और 6 आता है। अब बताओ क्या है? 6.5 कंपेरिजन में 6 कमी है, पर नॉन प्रेग्नेंट में कंपेयर करें तो कमी नहीं है, इसलिए ये सही है वीनस रिटर्न। सी, इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये गलत है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से वहां पे वैसोडायलेशन होता है, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आपको यहां पे जो आंसर देना है कि गलत क्या बोले, गलत बोले हैं हम सी, कि रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ता है। पल्स रेट लास्ट डेज में बढ़ सकती है रेस्पिरेशन की तरह। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ये आपका सुपर हिट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया रटा दिया था, मोर प्लाज्मा देन आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, ये आ गया लोअर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बेचारा ज्यादा होते हुए भी कम क्यों हो गया था? क्योंकि कंपैरिजन प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा था। ऐसा ऑप्शन देख लें प्लाज्मा वॉल्यूम वाला, तो अपने पास वो आंसर है सी, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम के कारण बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन भी कंसंट्रेशन के मामले में कम रह गया। नेक्स्ट वन, मैटरनल ब्लड वॉल्यूम अपन ने देखा है, पढ़ा है पूरा, वो बढ़ता था लगभग 30 से 40% तक, आंसर डी। आगे बढ़ो, जीएफआर अभी बताया 50 से 70%, 75 ज्यादा हो गया, इसलिए आंसर देंगे सी 50%। नेक्स्ट वन, इधर देखें वापस सवाल आ गया,
प्रेगनेंसी में क्या नहीं होना चाहिए? देखो, जीएफआर बढ़ता है, सही है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, सही है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, सही है, अभी पढ़ा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। आंसर सी। नेक्स्ट वन, आगे चलें, बीपी के बारे में बताएं। अभी आप देख रहे थे बीपी के बारे में, क्या सही है? तो इंक्रीज सिस्टोलिक, इंक्रीज डायस्टोलिक नहीं, अपन ने आज के लेक्चर की शुरुआत किससे करी? फेमोरल वेन प्रेशर, वही लेके आया सवाल कि कोई सा प्रेशर नहीं बढ़ता, उल्टा 5 से 10 कम होता था। क्या पढ़ा था? डीबीपी, पर जो बढ़ता है वो सिर्फ एक, जिसका रिलेशन था कंप्रेशन ऑफ वीनस रिटर्न से। आंसर डी, इंक्रीज फेमोरल वेन प्रेशर। नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अभी आज ही पढ़ा है, क्या होता है? बड़ा सिंपल आंसर दिख रहा है यहां पे, ए, हाइपोक्लोराइड्रिया, मतलब HCl की वैल्यू कम हो जाना। नेक्स्ट वन, फिर वही आ गया, यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है? रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, जीएफआर बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ती है। बड़ा सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट चेंजेस को लेके बात करें तो ब्रेस्ट चेंजेस के अंदर इफेक्ट होने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन का, तो यहां देख लीजिए क्यों होता है। तो इन अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर नंबर ए, बड़ा इजी, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन, अपने पास क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पूरे का समरी मीनिंग वो है जो मैंने बताया था आपको, हिमोडायनेमिक चेंज के कारण, ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण, ब्लड रिटर्न कम होने के कारण, वहां पे मदर को पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता था, जिससे डिजनेस आती थी। और वो हाइपोटेंशन क्यों हो रहा था? सर्कुलेशन इंपेयरमेंट में। तो यहां अपन ऑप्शन देखें क्या आंसर है कि उसे क्यों डिजनेस हुआ, तो आंसर देंगे आप लोग इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज बीपी। बेसिक इसके अंदर आंसर जाएगा अपना पास डिक्रीज बीपी, क्योंकि वहां पे टायर्ड सिम्टम आ गया। नेक्स्ट वन आते हैं इस क्वेश्चन पे, फिटल वेट लर्न करा दिया आप लोगों को, 3 फॉर्मूला बताए थे, एक फंडल हाइट से लेता था जॉनसन वाला, एक बाइपोलर डायमीटर हेडलॉक वाला, और दूसरा एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस वाला। सारे साइंटिस्ट अवेलेबल हैं। आंसर ऑप्शन डी। लास्ट वन देख लीजिए, 32 से 40 में क्या पढ़ा है आपको? 32 से 36 में 26.1, 36 से 40 में 24 ग्राम पर डे। तो इसमें बड़ा इजी आंसर ढूंढना, वो रेंज अपने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये अपने पास वो सारे एमसीक्यू थे जो रिलेटेड थे हमारे दोनों लेक्चर की मेजर हेडिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई जो एक प्रेग्नेंट मदर इन 9 महीने में पूरी बॉडी में अडॉप्ट करती है। मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, मल्टीपल वन लाइनर एमसीक्यूज हैं इन दोनों लेक्चर में अवेलेबल कंटेंट से। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। करेंगे मुलाकात कल एक नई सुबह नए टॉपिक केयर के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।